एक आइसोलेटेड एटम यानी किसी अकेले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चों हाइब्रिडाइज नहीं हो पाते। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी इस अकेले पड़े हुए एटम यानी कि आइसोलेटेड एटम के पास में नहीं है, जिससे कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो जाएं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो पाए। लेकिन जब इस एटम एक्स के इर्द गिर्द कोई दूसरे एटम्स अप्रोच करते हैं तो फिर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और अगर वो एनर्जी इतनी है जो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कर पाए तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे, वो संकरित होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा, यानी कुल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया हो पाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? दैट शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी इसके पास में नहीं है। लेकिन जब एक्स के इर्द गिर्द कोई दूसरे एटम्स आए तो वो एनर्जी मिल पाई, बिकॉज उस केस में एनर्जी रिलीज हुई। और हाइब्रिडाइजेशन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम इस बारे में अभी बात करेंगे बच्चों। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें देखना है बच्चों संकरण में कितनी ऊर्जा लगती है। एक्चुअली एनर्जेटिक्स जो है बच्चों वो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो केमिस्ट्री में बहुत बार यूज में आता। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान कितनी एनर्जी लगती है या रिलीज होती है, उसे हम कहा करते हैं बच्चों एनर्जेटिक्स। आप लोग आगे चल के बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर डील करेंगे बच्चों केमिकल एनर्जेटिक्स, जिसे थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहा जाता है। उसमें बेसिकली किसी भी केमिकल चेंज के दौरान कितनी एनर्जी लगती है या रिलीज होती है, इस बारे में स्टडी किया जाता है। अभी पर्टिकुलरली हाइब्रिडाइजेशन में कितनी एनर्जी लग रही है, हमें इस बारे में बच्चों बात करनी है। और इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा उदाहरण बच्चों कार्बन का लेता हूं, जिसका ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो 2s2 2p2 होता है। भाई कार्बन तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन बताता है, sp भी बताता है, sp2 भी बताता है और sp3 भी बताता है। डिपेंडिंग, कार्बन अगर 4 ग्रुप से जुड़ा है तो sp3, 3 से जुड़ा है तो sp2 और 2 से जुड़ा है बच्चों तो sp। अब ये नॉर्मल उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। मौलिक अवस्था जो रहती है कार्बन की वो ऐसी रहती है। जैसे हम दूसरी भाषा में कहें बच्चों तो दिस इज अ स्टेट इन विच कार्बन इज अनहाइब्रिडाइज्ड। अब अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में बच्चों उसकी कितनी एनर्जी है हम वो निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ बच्चों, ये जो 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी मैं सपोज कर लेता हूँ बच्चों -1900, और जो 2p है बच्चों उसकी एनर्जी मैं सपोज कर लेता हूँ बच्चों -1000। ये मैंने सपोज करी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली इतनी ही होती है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लगभग मैंने मोटा मोटा मान लिया। एक बात जरूर कह सकता हूँ कि 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी। एज आई मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इज इंक्रीज्ड। आप जानते हैं जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते हैं बच्चों वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, और यही कारण है बच्चों कि इसकी कम होगी इसकी ज़्यादा, बिकॉज 2s इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपेरिजन ऑफ 2p। तो 2s पास में है लेकिन 2p नाभिक से बच्चों दूर है, तो 2s की एनर्जी कम थी, 2p की ज़्यादा थी। अब साहब क्या हुआ, हम यहाँ पर इसकी अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में यानी कि जो मौलिक अवस्था होती है उस स्टेट में अगर हम इसकी एनर्जी निकालें तो कितनी आएगी, चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। इस केस में एनर्जी आएगी बच्चों, यहाँ पर 2 तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बच्चों यहाँ पर 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 2s, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 2p। सो इस तरह से बच्चों 2s में कितनी होगी, 2s की हो जाएगी बच्चों 2 × -1900। अच्छा ये जो एनर्जीज मैंने लिखी है बच्चों दीज आर इन किलो जूल पर मोल, तो ये और ये बच्चों जो है -1000, और इस तरीके से कितना हो जाएगा -3800 -5800 किलो जूल। ये हम लोग जो निकालते हैं बच्चों पर मोल मैंने ले ली, ये एक रैंडमली मैंने अपना मर्जी से ले ली। अब आपको पता है बच्चों कार्बन कैन अंडरगो वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल मिथेन हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, उसमें जो कार्बन होता है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट बताता है। अब यहाँ देखिए बच्चों ये कार्बन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2s से 2p में चला गया, और 2s से 2p में चला गया, और इस प्रकार से बच्चों यदि इसने हाइब्रिडाइजेशन कैसा कर दिया sp3, तो sp3 में मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है बच्चों। कौन सी स्टेट है ये, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया उसने बच्चों बताया sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में बच्चों उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हम निकालते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी होती है बच्चों, पहली बात तो आप ये समझिए कि देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, सेम नंबर ऑफ HO आर फॉर्म्ड।
तो यदि मैं sp3 की एनर्जी निकालूं तो कितनी होगी बच्चों, sp3 की जो एनर्जी होगी, दिस इज एवरेज ऑफ ऑल दीज एनर्जी। बच्चों एक तो 2s है और यहाँ पर 3 कौन से हैं बच्चों, 2p के। आपको सबका एवरेज लेना है, सबका आपको एवरेज लेना है बच्चों। एक 2s का ऑर्बिटल है और एक 3 तो यहाँ पर 2p के हैं, तो आप इन सब के औसत लेंगे, इन सबका एवरेज लेंगे। तो sp3 की एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, sp3 की आएगी 1/4। अभी 2s की कितनी है बच्चों, -1900, और 2p की कितनी बच्चों, -1000। और इस तरीके से ये दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 sp3। एक्चुअली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी जो है, हम जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करा है, हम उन सब की एनर्जी का एवरेज, मीन, औसत, माध्य लिया करते हैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इन सबकी एनर्जी का एवरेज ले लूंगा, 2s और 2p। अब हाउ मेनी 2s इज इन्वॉल्व, 1, एक 2s है बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, और हाउ मेनी 2p आर देयर, 3। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे बच्चों, -3000 -4900। तो ये sp3 की एनर्जी इतनी आ जाएगी, मोटी मोटी लगभग इतनी आ जाएगी बच्चों। और अब हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कितनी एनर्जी लगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितनी एनर्जी लगी बच्चों, तो उसके लिए हाउ मच एनर्जी इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज एक्चुअली बच्चों हाइब्रिडाइज्ड केस में जो एनर्जी थी, हाइब्रिडाइज्ड जो एनर्जी थी बच्चों, आप उसमें से अनहाइब्रिडाइज्ड एनर्जी को माइनस कर दीजिए। इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी में से बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड एनर्जी को माइनस कर दीजिए। अब हाइब्रिडाइज्ड की एनर्जी कितनी है, हाइब्रिडाइज की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर देखिए sp3 की एनर्जी आपने इतनी निकाली, और कितने sp3 हैं यहाँ पर, 4 sp3 हैं। तो 4 sp3 की कितनी होगी बच्चों, 4, और एक sp3 की जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज -4900 बच्चों, ये -4900 ये आ रहा है मेरे ख्याल से। सो ये जो है बच्चों, एक sp3 की एनर्जी जो है वो इतनी आ रही है, एक sp3 की एनर्जी इतनी है, और यहाँ पर कितने sp3 हैं बच्चों, 4। आई रिपीट, ये जो एनर्जी आ रही है बच्चों वो एक sp3 की आ रही है, तो 4 की कितनी होगी, इतना कर देंगे। और इसमें से अनहाइब्रिडाइज जो कितनी की थी बच्चों, -5800। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करके देखें बच्चों तो ये आ रहा है +900। होप मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा है। सो बच्चों यदि आपको कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज करना है, इफ यू वांट टू गो फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये प्लस आ रही है, और प्लस का मतलब होता है बच्चों एब्जॉर्ब होना, प्लस का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू मेक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन को आपको sp3 संकलित करना है तो आपको लगभग इतनी एनर्जी चाहिए। लगभग मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन तो मैंने सही करा है मेरे ख्याल से, लेकिन हमने ये जो वैल्यूज़ देखी है -1900 -1000, ये मैंने लगभग मोटी मोटी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ देखी है। अब अगर बच्चों मैं यही कार्बन को जो है इसी तरीके से कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके मैं 2s से 2p में भेजता हूँ, और ये लीजिए, और बच्चों यहाँ पर यदि मैं कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन करूँ, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, sp2। तो sp2 में अभी एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पर sp2 की एनर्जी निकालिए। तो sp2 की एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर एक तो 2s ऑर्बिटल है और 2 यहाँ पर 2p है, तो आप इन सब का, इन दोनों का एवरेज लेंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू बच्चों, आप 2s और कितने 2p हैं यहाँ पर, एक 2s है, एंड हाउ मेनी 2p, 2, एक 2s है और 2 2p हैं। आप इन दोनों या इन सब का बच्चों एवरेज, औसत, माध्य लेंगे। एक 2s है और 2 2p हैं, तो 2 2p है इसलिए मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, मैंने थोड़ी सी गलती करी यहाँ पर बच्चों। ये लीजिए 2 2p, और तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 1/3, और 2s की है बच्चों कितनी थी, -1900, और 2p की कितनी बच्चों, -1000। ये लीजिए साहब, अभी ये कुल मिलाकर आपके पास में इतनी आ गई कुछ। अब आपको हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी निकालनी है बच्चों। हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी कितनी होगी, चलिए हम लोग वो निकालते हैं। हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी जो है हम लोग अगर निकालें बच्चों तो वो कितनी आएगी। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी में बच्चों यहाँ पर 3 तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 2 और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, और एक 2p आपने एज इट इज रखा है बच्चों, दैट हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। एक जो 2p है बच्चों वो आपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं किया है, दैट यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन।
सो वो एज इट इज़ रहेगा बच्चों। तो अब एनर्जी निकालना है तो कितनी आएगी 3 इंटू, अच्छा इस ये देखें तो बच्चों ये आ जाएगी कितनी, दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 1/3 ऑफ दिस -3900। और चलिए 3 तो sp2 की कितनी भाई, एक sp2 की एनर्जी आपने निकाली, sp2 की एनर्जी जो आ रही है बच्चों वो ये आ रही है, sp2 की एनर्जी ये आ रही है, और कितने sp2 थे 3, और एक 2p था बच्चों, उस 2p की कितनी एनर्जी है -1000, उस 2p की एनर्जी जो है बच्चों वो -1000। अब इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, वही -4900 आ रहा है। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन में कितनी एनर्जी लगेगी मैं वो निकालना चाहूँ तो बच्चों फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि हाइब्रिडाइज एनर्जी माइनस अनहाइब्रिडाइज एनर्जी, आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल बी फाइंडिंग द वेरी सेम आंसर, दैट इज 900 एंड अगेन किलो जूल पर मोल। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करा बच्चों, मैंने कार्बन का यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा। एंड नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन sp2ho हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज एक्चुअली बच्चों एवरेज ऑफ ऑल दीज 3। अब यहाँ पर एक तो 2s है और दो यहाँ पर 2p है, एक 2s है बच्चों और दो 2p हैं, तो उन सबका एवरेज लीजिए। जैसे यहाँ पर एक s और 3 p थे तो आपने उन सबका एवरेज लिया था, एक 2s था और 3 2p थे, भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब वन अंडरस्टूड है बच्चों, उन सबका एवरेज लिया। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 4 थे, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं था जिसको आपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ किया ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपने एक s और 2p लिए तो sp2 की एनर्जी क्या होगी, उन तीनों का एवरेज। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 sp2 बने और एक 2p अनयूज रहा, तो टोटल एनर्जी निकाली, तो दिस इज हाइब्रिडाइज एनर्जी। और फिर बाद में अगर मुझे ये निकालना है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ प्लस आ रहा है मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। एक केमिस्ट्री का जनरल नियम बच्चों की, जब एनर्जी देनी पड़ती है तो उसे आप प्लस लिखते हैं, और जब एनर्जी निकलती है रिलीज होती है तो उसे आप माइनस लिखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने जो है वो किसकी ज्ञात करी, sp3 की, sp2 की। ऐसे ही बच्चों अगर मैं sp की करना चाहूँ तो sp की भी कर सकता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके काम कीजिए। sp में कितनी लगेगी आप निकालिए। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँ तो कितनी आएगी, sp में जो एनर्जी आएगी बच्चों दैट विल बी एवरेज ऑफ 2s, और 2s की कितनी बच्चों, यहाँ पर मैं चलिए बेसिक से ही लिख देता हूँ। 2s की एनर्जी कितनी है, यहाँ पर एक तो 2s है बच्चों और एक 2p है, तो इस तरीके से 1/2 और 2s की एनर्जी जो है बच्चों दैट इज़ -1900, और 2p की एनर्जी जो है बच्चों वो -1000, और इस तरीके से यहाँ पर ये आ गई। अब हाइब्रिडाइज एनर्जी अगर आप निकालें तो हाइब्रिडाइज एनर्जी क्या आएगी बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पर दो तो sp हैं और 2p हैं एज इट इज़, 2p को आपने यूज़ ही नहीं किया है, 2p को आपने यूज़ ही नहीं किया। और कौन सा p है, चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर किसकी निकाल रहा हूँ बच्चों, sp हाइब्रिडाइज की, थोड़ी जगह मेरे पास कम है, तो यहाँ जो आ रही है बच्चों दो तो यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और दो यहाँ पर बच्चों 2p ऑर्बिटल्स हैं। और आप वैल्यूज़ रखिए अभी sp हाइब्रिडाइज की और इसकी, आप सॉल्व करके देखिए आराम से इत्मीनान से। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल से इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, वही -4900 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही आएगा। तो अगर मैं एनर्जी रिक्वायरमेंट देखना चाहता हूँ बच्चों, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो -4900 में से आप -5800 माइनस कर देंगे। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अगेन आई विल गेट द वेरी सेम आंसर, दैट इज 900 किलो जूल्स पर मोल। हाउ मच एनर्जी आई वाज रिक्वायरिंग ड्यूरिंग sp3 या sp2 या sp, तीनों में आप देख रहे हैं बच्चों सेम आ रही है, प्लस आ रही है, मतलब यहाँ एनर्जी जो है साहब लग रही है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। हेयर यू विल नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, बच्चों आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी वो, तो मेरे ख्याल से किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेनन में कितनी एनर्जी लग रही है वो आप देख रहे हैं। अब निश्चित बात है कि अगर कोई एटम अकेला पड़ा हुआ है बच्चों, तो ये जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। भाई एनर्जी चाहिए, लेकिन जब कुछ एटम्स उसके इर्द गिर्द आते हैं, जैसे कार्बन के इर्द गिर्द कोई कार्बन के एटम्स आए या हाइड्रोजन के एटम्स आए या क्लोरीन के एटम्स आए, तो फिर वो एनर्जी उसको मिल पाएगी और उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा।
तो जाकर हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा. इट इज वाई वी से बच्चों आइसोलेटेड एटम नेवर अंडरगोज द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज दैट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बच्चों हम और कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, पर पहले ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा जरूर से, क्योंकि शुरुआत थोड़ी बेसिक से होना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा मानना होता है और उससे आपको समझ में भी बेहतर आ पाएगा. तो चलिए ये मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ बच्चों, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा. अब बारी आती है बच्चों, मैं आपको बताऊं यहाँ पर देखिए, अभी हमने 2s और 2p जैसे मैंने किया, ऐसे ही आप 3s 3p के लिए कर सकते थे, 3s 3p 3d के लिए भी कर सकते हैं. अब इसी पर बेस्ड एक बहुत काम की बात बताता हूं बच्चों कि अब जो एटम्स उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द आ रहे हैं, वो अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी ज़्यादा हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा. लेकिन अगर वो एटम्स उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा. उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं बच्चों, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं PCl5 बनता है और PF5 भी बनता है बच्चों, PCl5 बनता है, PF5 बनता है, लेकिन PH5 नहीं बनता है. बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं. PCl5 बनता है, आपको पता है क्लोरीनेटिंग एजेंट है, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, और PF5 भी बनता है, पर PH5 क्यों नहीं बनता. जैसे आप लोगों ने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा है कि भाई PCl5 बनता पर NCl5 नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता, या नाइट्रोजन अधिक से अधिक 8 रख सकता है, उस केस में 10 हो जाएंगे. ये हम कहानी देख चुके हैं बच्चों. अब वैसा ही एक क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि ये दोनों बनते, ये क्यों नहीं बनता, तो कारण क्या बच्चों कि इस केस में जो है बच्चों, जब फ्लोरीन के एटम्स या क्लोरीन के एटम्स इसकी तरफ अप्रोच करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज हो पाती है जो कि फास्फोरस के एटम्स को हाइब्रिडाइज कर पाती है, जो कि फास्फोरस के एटम्स को हाइब्रिडाइज कर पाती है. मतलब फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर बाहर जाएगा 3s से 3d में, और इस तरीके से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता था, याद कीजिए sp3d, जिसमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होती है, 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 एक्सियल पोजीशन पे होते हैं. दोनों एक्सियल वाले डिफरेंट होते हैं, इक्वेटोरियल वाले डिफरेंट होते हैं. एनीवेज, अब बच्चों यहाँ पर PCl5 PF5 बना पर PH5 नहीं. मैं फिर से वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हाइड्रोजन के एटम्स अप्रोच करते हैं देन दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड व्हाट एनर्जी इज रिलीज्ड इन केस ऑफ दीज टू. What energy is released in case of these two? जब फ्लोरीन के एटम फास्फोरस की तरफ अप्रोच किए तो उतनी एनर्जी रिलीज हो पाई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर बाहर जा पाया, पर यहाँ पर वो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया. ठीक इसी प्रकार से बच्चों जैसे कि SF6 बनता है, SF6 बनता है बच्चों, वैसे ही अगर मैं SH6 के बारे में बात करूं तो वो नहीं बन पाता, बिकॉज व्हेन 6 फ्लोरीन एटम्स अप्रोच टूवर्ड सल्फर देन इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर which are paired can be excited from 3s or 3p to 3d, so that यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है बच्चों वो sp3d2 हो जाता है, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता, संकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती. उसी प्रकार से बच्चों हम लोग जो है SiH4 तो बना पाते हैं, SiH4 तो बना पाते हैं, लेकिन यदि मैं SiH6 माइनस को बनाने की उम्मीद करूं, आई विल नॉट बी एबल टू डू सो बच्चों, बिकॉज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द लेटर कंडीशन विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन फ्रॉम 3s to 3d या समथिंग लाइक दैट. हालांकि आपने सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं यूज़ कर लिए, अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली लिखेंगे तो यहाँ वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है. मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मैं पहले भी बहुत बार घसीट के बोल चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ रियल फिनोमिना, इट इज सिंपली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत होती है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है इसलिए ऐसा होगा. मैं बहुत बार पहले भी आपको बोल चुका हूँ. एनीवेज, तो बच्चों यहाँ ये बन पाता, ये नहीं, ये बन पाता, ये नहीं हो, ऐसा क्यों होता है, ये कारण आपको समझ में आएंगे, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करना पड़ेगा, और वो एक्साइटेशन या वो रिक्वायरमेंट बच्चों हाइड्रोजन पूरी नहीं कर पाता, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन के एटम्स उसको फुलफिल कर पाते हैं. इसी से रिलेटेड लगे हाथों में एक और काम की बात बताता हूँ बच्चों. आप लोगों ने NH3 देखा, NH3 जिसमें नाइट्रोजन जो है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है बच्चों. यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है, मतलब कुल मिलाकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं. और शेप इसकी कैसी होती है बच्चों, पैरामिडल होती है. अब अगर मैं इसी प्रकार से यदि मैं
बात करूं बच्चों, pH5 तो बन ही नहीं पाता, और कारण मैं आपको बहुत बार 2-3 बार बोल चुका हूं इस लेक्चर के दौरान बच्चों। अब इसी का मैं अगर NH3 का होमोलोगस लेता हूं बच्चों, मैं pH3, ये NH3 है जिसे आप क्या नाम देते हैं बच्चों, दिस वी कॉल एज अमोनिया, इसे अमोनिया कहते हैं। और इसी का होमोलोगस बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं pH3, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बच्चों। वही नाइट्रोजन का होमोलोगस है फास्फोरस, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 थे, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 5 थे। अब फास्फोरस का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक बच्चों यहाँ पर लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बच्चों, फास्फोरस का sp3, फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों वो sp3 आएगा, जैसा कि नाइट्रोजन का रहा था। और शेप जो है बच्चों वो पिरामिडल आएगा। पिरामिडल शेप क्या होता है आप लोगों को पता है बच्चों, तो कुछ यहाँ आपको बॉन्ड एंगल पता है बच्चों कितना था, 107 डिग्री में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ जो शेप आएगा साहब वो आएगा पिरामिडल, पिरामिडी आकृति आ जाएगी। अब ये हमने बोल तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं बच्चों, तो प्रैक्टिकली इसकी शेप पिरामिडल नहीं मिल पाती, प्रैक्टिकली इसकी शेप पिरामिडल नहीं मिल पाती। और इसमें भी कोई संशय नहीं है कि प्रैक्टिकली यहाँ पर बच्चों फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता। हालांकि आप बहुत सी पुस्तकों में देखोगे बच्चों तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने sp3 लिखा है, क्योंकि अगर जो फार्मूला मेथड मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की बताई है, या बच्चों ये वाली मेथड बताई, उस बेसिस पर तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलेंगे। लेकिन मैं बहुत क्लियर कट बताऊं बच्चों, यहाँ पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। कुछ लोग इवन इसको sp2 भी लिखते हैं, पर sp2 भी नहीं है। मैं अगर सही मायने में कहूँ बच्चों तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फास्फोरस यहाँ पर हाइब्रिडाइज है ही नहीं। फास्फोरस बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं है। ऑफ कोर्स pH3 बना है, pH3 बना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइज नहीं हो पाया। और हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे एक रीज़न ये बच्चों कि इसका जो शेप होता है pH3 का वो पिरामिडल नहीं होता बच्चों, वो इस तरह का शेप होता है जैसे एक y एक्सिस के लॉन्ग है बच्चों, एक x एक्सिस के लॉन्ग है और एक बच्चों z एक्सिस के लॉन्ग है। एक किसके लॉन्ग है, x, और एक y और एक z, मतलब कि हर कोई 2 एंगल जो है बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर फास्फोरस के साथ में एक एच एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक एच जो है बच्चों वो वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक एच जो है बच्चों वो जेड एक्सिस के लॉन्ग। और इनमें से किन्हीं भी 2 के बीच में एंगल निकालेंगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेटली वो 92 डिग्री मिलता है। एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं मिलता, वो 92 डिग्री मिलता है। और कई लोग इसको 92 डिग्री भी नहीं लिखते हैं बच्चों, 93.5। अभी मैं 92 या 93.5 में नहीं उलझना चाहता कि 92 है या 93.5 है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये लगभग 90 डिग्री के आसपास है। और 90 डिग्री के आसपास है, इसका मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे इन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया। दे हैव नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे आर नॉट they have not undergone the phenomenon of hybridization, they are still unhybridized, they are still अनहाइब्रिडाइज बच्चों, वो असंकरित हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई संकरण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाई है, उनमें किसी प्रकार की कोई संकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। और क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, आप देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है इसलिए शेप ऐसी है, ये हम कह जरूर देते हैं, पर सही मायने में हमें बोलना चाहिए कि चूंकि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है इसलिए शेप, चूंकि शेप ऐसी है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है। अब जब pH3 का आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा फास्फोरस का, तो आप तो बोलोगे फार्मूला भी लगाकर बोलोगे आप sp3, ऐसे भी बोलोगे sp3। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से देखा गया कि इसमें तो साहब बंद कोण बॉन्ड एंगल जो है वो 93.5 या 92 के आसपास आ रहा है, इससे ये पुष्टि होती है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स 90 डिग्री के एंगल पर ही, और आपको पता है x, y और z इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो फास्फोरस है बच्चों वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो पाया है। हाइब्रिडाइज होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी जो कि हाइड्रोजन फुलफिल नहीं कर पाया, ये एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य जो था बच्चों वो यही कॉन्सेप्चुअल बातें बताना था। बाकी वो एनर्जी कितनी लगेगी वो कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये बच्चों कि जब 5 हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी कि फ्लोरीन या क्लोरीन के केस में होती है। इसलिए फास्फोरस कैन इजीली बी हाइब्रिडाइज इन केस ऑफ दिस और दिस बट नॉट इन दिस। लाइकवाइज सल्फर कैन बी हाइब्रिडाइज इन केस ऑफ दिस बट नॉट इन दिस। इट इज वाई
और लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हमको कायदे से यही कहेंगे हम कि बच्चों फास्फोरस इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड हेयर। आप लोग फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग sp3 या कुछ लोग sp2 भी कहते हैं, पर हम तो यही कहेंगे बच्चों कि फास्फोरस यहाँ पर हाइब्रिडाइज नहीं है। कारण मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ, बोर भी हो जाओगे अगर ज़्यादा बार मैं बच्चों आपको बताऊंगा। और ये जो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जैसे भी आपने पढ़ा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3, अब कई बार d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में, पर ये डिपेंड करता है बच्चों की एनर्जी डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार हो सकता है बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे आप बोलते हैं ना 6s के बाद में, ये 1 मिनट, आप बोलते हैं बच्चों 4s के बाद में कौन आता है बच्चों 3d, और 3d के बाद में कौन आता है बच्चों 4p, आप लोग जानते हैं। तो d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कब होगा बच्चों, जब एनर्जी का डिफरेंसेस कम हो। जैसे अगर मान लीजिए 3s और 3p और फिर ये जैसे 3d, हम लोग sp3d या sp3d2 में इस तरह से इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चों, अगर इन दोनों की डिफरेंस कम है तो यहीं पर काम हो जाएगा। लेकिन कई बार ये भी सिचुएशन आती है बच्चों कि s और p की एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है। कई केसेस में s और p का एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि p और d का एनर्जी का डिफरेंस कम है। नोटिस कीजिएगा बच्चों, s और p की एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है। समटाइम्स ये डिफरेंस लार्ज है और ये डिफरेंस स्मॉल है। कई बार ये एनर्जी डिफरेंस लार्ज है और ये डिफरेंस स्मॉल है, और कई बार ये वाला एनर्जी डिफरेंस बच्चों स्मॉल है और ये वाला एनर्जी डिफरेंस लार्ज है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। एस और पी के एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है और पी और डी के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, और कई बार ये डिफरेंस ज़्यादा कम है और ये डिफरेंस ज़्यादा है। अब एनर्जी जितनी कम रहेगी, अगर एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है बच्चों, अगर एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है तो नेचुरल सी बात है वो ही एक्साइटेशन जल्दी हो पाएगा। मतलब अगर जहाँ एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होगा बच्चों वो केस फेवरेबल होगा, वो केस क्या होगा बच्चों फेवरेबल, क्योंकि उसे करना आसान रहेगा। भाई जहां आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है वहां आपका काम आसान है, लेकिन जहां आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रही है वहां पर आपका काम मुश्किल है। सो इस केस में अगर देखा जाए बच्चों, तो अगर मान लीजिए 3s और 3p की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और 3p और 3d का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो फिर कौन सा केस फेवरेबल होगा, जहां कम लग रही है, मतलब उस केस में ये वाला केस फेवरेबल होगा। एंड वेयर एवर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लेस इन कंपेरिजन ऑफ दीज टू, देन दिस केस इज फेवरेबल। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम एटम टू एटम और आयन टू आयन बच्चों, कि किस केस में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और कौन सा एनर्जी डिफरेंस किस केस में ज़्यादा है और किस केस में कौन सा एनर्जी डिफरेंस कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कैडमियम 2+, जिंक 2+ और मर्क्यूरी 2+, तो इनमें अगर आप देखें बच्चों तो इनमें जो है कैडमियम 2+, जिंक 2+ और Hg2+, अगर मैं D के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, यदि बच्चों मैं D10 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसे मैं D9 और P1 करता हूं, तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस जो है बच्चों वो ये वाला फॉलो होता है। कौन सा वाला फॉलो होता है, Cd2+ के इलेक्ट्रॉन को, कैडमियम 2+ के इलेक्ट्रॉन को, भाई आपको पता है इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है। एक है 3D10, एक है 4D10, एक है 5D10। संभवतः आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में निकालना सीख चुके हैं बच्चों। अब यहाँ इन तीनों का, भाई ये 5D10 है, ये 3D10 है, और एक 4D और एक 5D है। अब बात ये हो रही है बच्चों कि D10 से D9 P1 कॉन्फ़िगरेशन करने में इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी कम लगेगी और इसमें एनर्जी और भी कम लगेगी। मतलब कहने का ये है कि सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी, सबसे कम एनर्जी जो लगेगी बच्चों वो मर्क्यूरी 2+ में लगेगी। मतलब ये वाला केस सबसे फेवरेबल होगा। मतलब मर्क्यूरी 2+ जो है बच्चों, मर्क्यूरी 2+ जो है वो कौन सा ये वाला जो एक्साइटेशन है वो आसानी से बताएगा। मतलब मर्क्यूरी 2+ जब भी कभी लीनियर ज्योमेट्री बताता है तो वो जनरली वो जो हाइब्रिडाइजेशन करता है बच्चों वो पीडी हाइब्रिडाइजेशन करता है। कौन सा, पीडी हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं बच्चों कि हमने एक आपको टेबल दे रखी है, उस टेबल में आपको तमाम तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, तमाम तरह की शेप मिलेगी। जनरली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ये समझ कर चलते हैं कि जो s ऑर्बिटल है उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन
कई बार आपको S नहीं भी मिलता, तमाम तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं बच्चों। तो अगर हम यदि बच्चों अगर S को यूज़ नहीं करें, अगर हम P या और D को यूज़ करें, तो अगर जैसे ये लीनियर ज्योमेट्री मिल रही है बच्चों, PD हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको लीनियर मिलती है, जैसे SP में लीनियर मिलती है वैसे PD में भी लीनियर मिलती है बच्चों। तो उस केस में मर्क्यूरी जो है बच्चों, मर्क्यूरी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएगा बच्चों? PD हाइब्रिडाइजेशन। अगर मर्क्यूरी PD हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं सिल्वर प्लस के लिए बोलूँ और मैं इसमें कॉपर प्लस के लिए बोलूँ, एक सेकंड, सिल्वर प्लस, कॉपर प्लस और गोल्ड प्लस, तो यहाँ पर जिसमें एनर्जी कम लगेगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, जिसमें एनर्जी कम लगेगी बच्चों वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। मतलब मर्क्यूरी प्लस भी कौन सा, मैंने थोड़ी सी गलती करी बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। D10 से अगर इलेक्ट्रॉन को D9S1 करना है, यदि आपको क्या करना है बच्चों, D10 से D9S1 करना है, तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट ये है, मतलब मर्क्यूरी 2 प्लस और गोल्ड प्लस, मर्क्यूरी 2 प्लस और गोल्ड प्लस जो है बच्चों वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे? वो SD हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्योंकि उनके लिए जो एनर्जी लगती है बच्चों वो इनमें कम लगती है। जहां एनर्जी कम लगेगी बच्चों वो फेवरेबल होता है, वो ज़्यादा आसानी से हो सकता है। ये कौन सा एक्साइटेशन था बच्चों? D10 से D9S1। और अगर मैं D10 से बच्चों अगर मैं D9P1 हाइब्रिडाइजेशन कराऊं, D10 से बच्चों D9P1 हाइब्रिडाइजेशन कराऊं, तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। कैडमियम 2 प्लस, फिर जिंक 2 प्लस, फिर बच्चों मर्क्यूरी 2 प्लस, ये लीजिए। और ये ऐसे ही यहाँ पर Ag प्लस, यहाँ पर बच्चों कॉपर प्लस और बच्चों यहाँ पर गोल्ड प्लस, ये लीजिए इस तरह का। मतलब इनके केस में कौन फेवरेबल होंगे बच्चों? ये। तो यदि SD हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन फेवर करेंगे उसको? Hg2 प्लस और Au प्लस। और यदि आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना है बच्चों? DP हाइब्रिडाइजेशन कराना है। DP हाइब्रिडाइजेशन में कौन से एटम्स फेवर करेंगे उसको? Hg प्लस। और भाई जिसमें एनर्जी कम लगेगी वो आसान है। जब आपको एनर्जी कम देना पड़ रही है मतलब वो प्रक्रिया आपके लिए आसान है, और जब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रही है तो वो प्रक्रिया मुश्किल है। तो भाई एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री सिर्फ SP हाइब्रिडाइजेशन में ही नहीं होती है, लीनियर ज्योमेट्री और भी तमाम तरह के हाइब्रिडाइजेशन में होती है। जैसे अगर SD में भी होती है, और जैसे कि DP में भी होती है, DP बोल दीजिए, PD बोल दीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोला करते हैं। पर Ag प्लस और CD2 प्लस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं जनरली? DP, जब लीनियर ज्योमेट्री है तब। और लीनियर ज्योमेट्री के दौरान ही Hg2 प्लस और Au प्लस जो है बच्चों वो SD हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं।